नाज़रीन, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने साथ दूसरों का ख्याल रखना भी सीखें, आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन खबरें भी होंगी, जिनकी बर्थडे है उनको आगे चल के भी हम विश करेंगे। 11 बजे इंशाल्लाह हम ये सेगमेंट शामिल करेंगे। आज के मेहमान भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करेंगे जी। सबसे पहले आपको पता है हम टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। खबरें क्या हैं जी? सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का स्टॉक खत्म, हेपेटाइटिस के मरीजों को जान के लाले पड़ गए। निगरान वजीर आला पंजाब का हाईवेज पेट्रोलिंग। थानों की अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 90 करोड़ के फंड्स जारी हैं। हेलमेट ना पहनने और ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वालों के लिए बुरी खबर क्या है, आज के शो में शामिल करें। अच्छा जी, खबरें आप जान चुके हैं। हमने आना है खबरों की डिटेल्स की जानिब। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलेंगे। नॉर्मली क्योंकि निगरान वज़ीर आला मुतहरिक रहते हैं तो हमें अच्छी खबरें अस्पताल में पता चलती हैं। कल जैसे खबर आपके साथ शेयर की कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के इमरजेंसी में 100 बेड्स का इजाफा किया जा रहा है। अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इन पर भी जो है वो फौरी तौर पर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, इनकी दवाई नहीं रुक सकती है और अद्वियात का स्टॉक ख़त्म हो गया है। एकदम से तो स्टॉक ख़त्म नहीं हो जाता। ज़ाहिरी बात है, जब कम दवाइयाँ रह जाती होंगी, कोई प्लान होता होगा, SOPs होते होंगे फॉलो करके, तो आपने दवाइयाँ मंगवानी होती होंगी। ऐसा तो कुछ नहीं होता हमारे घर में तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो पता चल रहा है अच्छा जी अब तो कुछ नहीं है। जो हर रोज़ चीज़ें इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन्हें पता होता है कितने दिन का स्टॉक रह गया, तो अब हमने आगे की तैयारी करनी है। राव साहब, देखिए, मैं इसी खबर की जो तफसील है उसकी तरफ मेरी कोशिश थी कि कुछ डिटेल्स भी थोड़ा पता चले कि कब से ये सिलसिला है ऐसा। जाहिद चौधरी साहब की ये स्टोरी है और अद्वियात की किल्लत का जो हम देखते हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई, कभी कोई इंजेक्शन, जब एक मामूली दवाई पैनाडोल नहीं मिलती तो फिर तो बात छोड़ ही किसी देना। इंजेक्शन की किल्लत हो जाती है, कभी किसी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में बत्ती गुल हो जाती है, कभी कोई मसला है। और हेल्थ के साथ तो सबसे बड़ा जो मजाक है वो हेल्थ के साथ, मेरा ख्याल है जब प्रीवियस प्रोग्राम में हम बैठे थे तो उस पर भी हेल्थ रिफॉर्म्स के हवाले से बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई थी और मैंने पॉइंट आउट किया था उस वक्त भी कि अगर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का सेक्रेटेरिएट देखें तो वो सेक्रेटेरिएट लगता है कि जैसे कोई बिल्कुल आलीशान इमारत है और स्टेट ऑफ द आर्ट। यही वजूहात है वहाँ पर फर्नीचर अगर आप देखें, वहाँ पर सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, सेक्शन ऑफिसर्स और जिन्होंने हेल्थ के इश्यूज़ को कैटर करना है या एड्रेस करना है, जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनके अगर आप दफातर देखें तो बड़े शाहाना दफातर हैं और उनके दफातर का ख़र्चा अगर आप देखें तो मरीज़ों की अद्वियात से कहीं ज़्यादा का बजट उनके पास है। उनकी गाड़ियों का फ्यूल अगर आप देखें, उनकी बेगमात, उनके बच्चे सरकारी गाड़ियों पर किस तरह मार्केट्स में आपको टिम हॉर्टन्स के बाहर नज़र आते हैं, आपको मुख्तलिफ जो कॉफ़ी शॉप्स हैं, मॉल 1 के बाहर आपको सरकारी गाड़ियाँ नज़र आती हैं। कि वही लोग हैं जो सरकारी वसाइल का ख़ुद तो बड़ा इस्तेमाल करते हैं लेकिन हेपेटाइटिस के मरीज़ चूँकि उनकी प्रायोरिटी नहीं है इसलिए इस तरफ वो तवज्जो भी नहीं देते। अब मुझे बताएं कि क्या वज़ीर आला पंजाब हर जगह पर जाएंगे तो मामला ठीक होंगे? ये हम बात कर रहे थे कि वज़ीर आला मैक्सिमम जा सकते हैं, 10% दौरे कर सकते हैं तिब्बी मराकज़ के, इससे ज़्यादा ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर एक डिस्ट्रिक्ट में गए हैं वो तो एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में या चले जाएंगे या किसी एक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में चले जाएंगे। इससे ज़्यादा की तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी भी साथ हो, IG भी साथ हो और मुतल्लिका DPO भी साथ हो और चीफ मिनिस्टर दौरा कर रहे हो। तो ये दौरे इसलिए बेसिकली किए जाते हैं कि इन्हें समझाया जा रहा है कि इंसान बनो और मरीज़ों का ख्याल करो। अद्वियात की किल्लत के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उनको फौरी तौर पर एड्रेस करो। होता क्या है, अब इसी में जो इस प्रोग्राम के मैनेजर हैं डॉक्टर आबद गौरी, वो कह रहे हैं जी कि 1 हफ़्ते में ये अद्वियात जो है वो फ्राहम कर दी गई हैं। भाई 1 हफ़्ते में तो जब आप फ्राहम करेंगे तब की बात है, ख़त्म क्यों हुई? हेपेटाइटिस के पेशेंट्स, आपको पता है कि अगर जो हेपेटाइटिस C है वो एक किस्म का वो
मौत के दहाने से कोई वापस आए तो आए, वो भी बड़ी मुश्किल से। उसका एक लंबा कोर्स, उसको पूरा कोर्स एक करवाना पड़ता है मेडिकल का, और फिर जाके उसकी बेचारे की जान बचती है। लेकिन हेपेटाइटिस सी जो है वो कहते हैं कि निकलता ही नहीं है, वो रहता ज़रूर है आपके लिवर में। तो सूरत हाल जहाँ पर ये हो, हज़ारों मरीज़ हैं और स्टॉक आपके पास ख़त्म है और आप बड़े मज़े से कह रहे हैं कि एक हफ्ते में पूरी कर दें। जिम्मेदारों का तायुन तो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये कह देना कि अद्वियात ख़त्म हो गई हैं काफी नहीं है, इतने सारे मरीज इससे सफर बाज़ जगहों पे ये इश्यूज आते क्यों हैं कि रेड टेपिज्म अभी तक खत्म नहीं हुआ। फाइलें गई होती हैं बाज़ औक़ात, और वो फाइलें बस जिन्होंने फाइलें बस ट्रेवल कर रही होती हैं, वो अपने प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर हो या सेकेंडरी हेल्थ या स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट हो, ये दो डिपार्टमेंट इसीलिए बनाए गए थे कि फौरी तौर पर जो इशूज हैं हेल्थ के वो एड्रेस हों। हेल्थ अथॉरिटी भी तरजीहात किसी की नहीं है। इरफान ना देखिए, राव साहब की बात से मैं ये इख्तलाफ करूँगा कि वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला का जो है वो हर जगह पे वो नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनके ऊपर ज़िम्मेदारी तो है कि ये ज़िम्मेदारी उनके ऊपर भी आती है, आप उनको बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते। कि अगर किसी जगह के ऊपर आपको नेग्लिजेंस अगर उसका पता चलता है तो क्या अभी तक कोई ऐसे इरफान, यहाँ तो आप किसी एक चीज के ऊपर से भी पर्दा उठाएं तो मसला ही निकल रहा है। मैं एग्री करती हूं आपकी 100% मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर किसी जगह के ऊपर किसी सेक्रेटरी की, किसी डिप्टी सेक्रेटरी की, किसी प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की नेग्लिजेंसी साबित हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? क्या महकमे ने उसको फायर किया? क्या महकमे ने उसके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी शुरू की? ये चीज़ें अगर वज़ीर आला पंजाब नहीं करेंगे तो और किसने करनी? बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें आप देखें ये कितना बड़ा फ्लॉ है कि जो हेपेटाइटिस की अद्वियात, इनको तो डेली बेसिस के ऊपर 3 टाइम जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत होती है, और कई हफ्तों से ये महंगी मेडिसिन है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। इसके लिए जो सरकारी हॉस्पिटल से मेडिसिन उधार ली गई थी उसका स्टॉक भी खत्म होता जा रहा है खबर के मुताबिक, और इसमें कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते के बाद इनको अद्वियात देना शुरू हो जाएंगी, यानी कि 1 हफ्ता मज़ीद वो लोग अद्वियात के बगैर रहेंगे। और इस पर मजबूरी है क्योंकि अद्वियात एक तो बहुत महंगी हैं, दूसरा मार्केट में इनकी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, तो क्योंकि जान जाती है तो जाए। इससे इन लोगों का जो तयन करना कि जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है, देखिए प्रोक्योरमेंट के लिए एक पूरी कमेटी होती है, वो एक किसी शख्स का काम नहीं है, उसने प्रोक्योरमेंट करनी है प्लानिंग के साथ कि मैं अगर 2 माह की मेडिसिन लेके आऊँगा, मेरे पास 40,000, अब इस खबर के मुताबिक 40,000 पेशेंट के लिए अद्वियाल दी जा रही है, 40,000 पेशेंट के लिए अद्वियाल दे रहा हूँ, तो उनको पता है कि एक पेशेंट के लिए कितनी टैबलेट जो हैं वो ज़रूरी होंगी, कितने इंजेक्शन उसके लिए ज़रूरी होंगे, ये सारी चीज़ें हर एक को पता है, हर एक को पता होता है। लेकिन अगर आप उस हिसाब किताब में भी फेल हो जाते हैं तो अब फिर मेरा ख्याल है कि जितने शाहाना जो ऑफिस के जिक्र राव साहब ने किया कि इतने शाहाना ऑफिस हैं कि लगता है कोई 5 स्टार आप रेजिडेंसी के अंदर आ गए हैं, तो इसमें इन लोगों को वहाँ से और वहाँ पर तामीराती काम ही नहीं खत्म होता। वो इसी वजह से नहीं खत्म होता क्योंकि उनके पास फंड नहीं खत्म होता, फंड्स उसके पास ऐसे मतलब मरीजों के लिए अद्वियात नहीं है, उनके लिए बात नहीं है, उनके दफातर बनाने के लिए दफातर के लिए पैसे हैं, बिल्कुल हैं, इनके गाड़ियां नहीं मंगाने के लिए पैसे, गाड़ियां नहीं मंगाने के लिए पैसे मौजूद हैं, इनका अनलिमिटेड फ्यूल के एक्सपेंडिचर्स मौजूद हैं, इनके डेली अखराजात के लिए मौजूद हैं, इनके दफातर के अखराजात के लिए पैसे मौजूद हैं, सरकारी गाड़ियां, इनके बच्चे, इनकी बेगमात पूरे शहर में घूमते हुए नजर आते हैं। जिस भी पॉश एरिया में चले जाएं आपको सरकारी गाड़ियों की रेल फेल नजर आएगी, लेकिन मरीजों के लिए पैसे नहीं है। मरीजों का स्टॉक खत्म हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वज़ीर आला पंजाब का मसला है सिर्फ। मैं ये बात कर रहा हूँ, हम ये बात कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब देखें अगर अभी उनके नोटिस में आया, ऑब्वियसली हम ये उम्मीद करते हैं कि इस पे नोटिस नेग्लिजेंसी सामने आई, उसके बाद क्या किसी ऑफिसर के खिलाफ आपने महकमाना कार्रवाई करते हुए उनको इबरत का निशान बनाया? आपको नहीं पता कि स्टॉक खत्म हुआ है। जब तक आप किसी भी ऑफिसर ऐसा जिसका जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ रही है या जिसकी वजह से कोई आपकी हुकूमत के ऊपर ब्लेम आ रहा है, तो उन लोगों को उनको अगर जब तक आप इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तो ये मामला कभी भी ठीक नहीं होंगे। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें, किसी भी ऑफिसर के खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, उसको सीट से हटाया जाता है, दूसरी सीट के ऊपर लगा दिया जाता है, फिर वो वहाँ पे वही काम करता है, अच्छा उसको वहाँ से हटा देनी, वो फिर दोबारा उसी सीट पे आ जाता है जहाँ से उसको पहले स्टेप से निकाला जाता है। तो ये सर्कल इनका तोड़ना पड़ेगा, इन ऑफिसर को जवाबदेह होना पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों में जो लोकल परचेज के बिल्स हैं
अगर आप वो देख लें तो आप हैरान होंगे कि इन्होंने सवा अरब रुपया ये खर्च कहाँ पे कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे याद है कोरोना के दिनों में जब सब कुछ बंद था, तो एक अस्पताल के मैंने एमएस से पूछा कि सवा अरब रुपया आपका बजट था, ये तो सारा कुछ ऑपरेशन थिएटर्स बंद थे, कोविड में सिर्फ इमरजेंसी चल रही थी, ओपीडीज बंद थे, भाई ये आपने पैसे खर्च कैसे कर लिए? कहते अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए। फिर अंदाजा करें, ये नीयतें असल में आप खराब अंदाजा है। लगाएं। आप कुछ भी कर लें, ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अलबत्ता सीएम साहब से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये मरीज़ अगर एक दिन भी दवाई ना खाएं, बाहर से अगर ये दवाइयाँ मिल रही हैं, पहले तो मिल नहीं रही, बहुत महंगी मिल रही हैं, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। सो इनकी अवेलेबिलिटी यकीनी ज़रूर बनाई जाए ताकि मरीज़ ज़िंदगी बच सके। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है? निगरान वज़ीर आला पंजाब का हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस के लिए एहसन इक़दाम, थानों की अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 90 करोड़ के फंड्स जारी होंगे। कितना ज़रूरी है थानों की अपग्रेडेशन? अच्छा, अक्सर इरफान खबरें देते रहते हैं थानों की खस्ता हाली के हवाले से, और एक दो थाने तो, क्योंकि शादमान हमारा पहले ऑफिस था, उसको तो देख भी चुके थे जो हालात थे बाहर, जो अरसा दराज से मोटरसाइकिलें पड़ी थी, अभी भी उसकी दीवार ही ठीक है बस। हाँ, वो कबाड़ की सूरत, किसी ने हिलाने की भी कभी कोशिश नहीं की। तो बाकी थानों का आई मस्ट से कि उससे बुरा ही हाल होगा। जी इरफान। ना देखिए, अगर हम इस पे थाने की अहमियत के हवाले से अगर बात करें तो अंग्रेज़ दौर में जब थाने जो बने थे ना, वो बड़े बड़े थाने थे, और अगर थाने का मकसद सिर्फ FIR करना हो तो उसके लिए एक छोटा सा केबन किसी जगह के ऊपर लगा दिया जाए कि वहाँ पे कोई आके अपनी एप्लीकेशन दे, उसकी FIR कर ली जाए, तो ये उससे हो सकता है। लेकिन क्योंकि इसको एक प्लानिंग के तहत बनाया गया था कि पुलिस स्टेशन का पर्पज़ क्या है, पुलिस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट होती है, तो स्टेट का खौफ उन लोगों पे होना चाहिए जिनके ऊपर ज़रूरी है, जो जराइम पेशा हों, उनके लिए आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे। और वैसे भी अगर आप देखें तो अगर पंजाब की या पाकिस्तान की या इस हित्ते की अगर डायमेंशंस देखी जाएं तो इसमें लोग बड़ी बड़ी चीज़ों से डर जाते हैं। अगर बड़ी गाड़ी आपके पास से कहीं किसी जगह से गुजरेगी तो लोग उसको हैरत से देखेंगे और डरेंगे, खौफ खाएंगे, यार पता नहीं कौन है। अगर बड़ी बिल्डिंग होगी, बड़ा किसी का घर होगा, उससे लोग खौफ खाएंगे कि पता नहीं कौन है ये। इसी तरह ये पुलिस को उन्होंने खौफ की अलामत बनाकर रिट ऑफ द स्टेट के लिए, रिट ऑफ द स्टेट के लिए ये बनाए गए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर मॉडिफिकेशन आनी शुरू हुई, जिद्दत लाने के लिए लोगों ने प्लान शुरू किए। छोटी छोटी फ्रंट डेस्क जो हैं वो बनाए गए कि एक कंटेनर लिया, कंटेनर, खाली कंटेनर, उसके अंदर एक मेज़ लगा दिया, 2-4 कुर्सियाँ लगा दी, कंप्यूटर रख दिया, AC लगा दिया, वाटर डिस्पेंसर रख दिया, और कहा गया कि जी ये हम पुलिस का काम और एक आम पब्लिक जो है इसको डिफरेंस लेके आएंगे और इसके अंदर आके आप एप्लीकेशन देंगे, आपकी FIRs होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद थानों की हालत जो है वो बुरी होती गई। अगर लाहौर के थानों की अगर हम बात करें तो लाहौर में 55 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनमें अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर थाने हैं। उसके साथ 10 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जो रेंटल किसी बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद हैं, रेंटल पॉइंट के ऊपर मौजूद है। कब्जा नहीं उसको कह सकते, रेंट पे होता है उसका। फिर उसके अलावा 30 पुलिस स्टेशन हमारे ऐसे हैं जो कि अदर डिपार्टमेंट्स की जो जगह के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है। अब इसमें जो अदर डिपार्टमेंट्स की जगह के ऊपर हैं, मतलब कि वो फ़र्ज़ करें अगर वासा की कोई जगह है उसके ऊपर पुलिस स्टेशन बन गया, किसी जगह पे LDA की जगह है उसके ऊपर पुलिस स्टेशन बन गया, उसके ऊपर पुलिस पैसा नहीं लगाती। जब पैसा नहीं लगाएंगे, रेंट की बिल्डिंग के ऊपर आप बैठे होंगे, उसके ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे तो थानों की हालत बुरी होगी। थानों की अगर हालत बुरी होगी, थाने के अंदर आपके पास नफरी पूरी नहीं होगी। क्योंकि मैं जो स्टार्ट है हमने बात की कि अंग्रेज़ दौर के अंदर बड़े पुलिस स्टेशन बनाए जाते थे, उसमें SHO के लिए एक अलग से कोठी होती थी, उसमें जो सिपाही थे उनके रहने की जगह भी हाँ थी। अच्छा। उसके रहने के लिए, जो सिपाही रहने के लिए, जो फोर्स रहने के लिए वहाँ पे बैरिक्स होती थी, फिर वहाँ पे धोबी होता था, वहाँ पे मेस होता था जहाँ पे खाना बनता था। सर वो फिर काम भी ये सारे लोग CCP ऑफिस में तो आज भी है। ये सारे हैं CCP ऑफिस में तो आज भी है। इसका पर्पस क्या था कि अगर पुलिस स्टेशन के अंदर तमाम नफरी जिसको अगर अच्छा फैसिलिटी मिलेगी, उसको खाना भी मिलेगा, हजाम भी उनका होगा, उनको वहाँ पे कपड़े धुले भी मिलेंगे, उनको रहने के लिए जगह भी मिलेगी, तो नफरी आपकी हर टाइम मौजूद होगी। थाने में अगर किसी जगह के ऊपर भी आपने रश करना है तो फौरी आपके पास
नफरी मौजूद होगी। लेकिन अब सूरत हाल है कि थानों के पास ना तो बिल्डिंग्स हैं अपनी ज़्यादा, लाहौर के समेत पंजाब के 740 के करीब पुलिस स्टेशन हैं। उन 740 पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने तो कह दिया है, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है। शहर के 10 फिलहाल अभी ये पॉसिबल नहीं है। लाहौर शहर के 10 होने लगे हैं, बाकी कहा यही गया है कि नहीं, अभी पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। लाहौर में एक एग्जाम्पल बनाई गई थाना मजंग, जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया गया। उसमें बड़े बड़े हमने फानूस भी लगा दिए। आईजी साहब का एज़लाइव भी था उसमें। आईजी साहब का उन्होंने एक वीलॉग भी किया उस पे। ये सारी चीज़ें हमने बना दी। बेसिकली वो तैयारी कर रहे हैं। अब ये चीज़ें हमने बना तो ली, लेकिन क्या हम इसकी मेंटेनेंस के ऊपर काम कर पाएंगे? हाँ, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में आपने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी, हजारों साल पुरानी बिल्डिंग्स देखी होंगी जो कि बड़ी पुरानी नारकली की गालिबन आप बात कर रहे हैं। मुजंग थाना तो नया बिल्कुल बनाया गया। मुजंग थाना नया ही बनाया गया था, लेकिन उसको रेनोवेट ऐसा किया गया, उसमें फानूस लगा दिए गए, उसमें कंदीलों के साथ साथ और भी बहुत कुछ जो है वो बना दिया गया, ज़बरदस्त किस्म के सोफे लगा दिए गए। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको 3-3.5 करोड़ रुपया लगा दिया आपने। जो एक बिल्डिंग बनी हुई थी, उस बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए और उसको तज़ीनो आराइश के लिए आपने 3.5 करोड़ रुपया लगा दिया। अब क्या 740 पुलिस स्टेशन के ऊपर हर पुलिस स्टेशन के हिसाब से 3.5 करोड़ रुपया लगाएं तो ये मालियत आपकी बन जाएगी कोई 3.5-4 अरब रुपया। तो 3.5-4 अरब रुपया क्या हुकूमत के पास है कि इन थानों को दे? अगर फर्ज करें इसको दे भी दिया जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यही तो बड़ा इशू है कि आपने एक जगह काम कर दिया, उसको फॉलो अप अपनी जगह पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए, ठीक है। थानों की हालत बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? अभी शादमान थाने का हमने तस्करा किया। अभी यस्टरडे जो है वो वज़ीर आला साहब गए थे थाना समनाबाद, और समनाबाद में चीफ मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट चल रही थी कि यहाँ पर तो इंसानों को रखा ही नहीं जा सकता। जिस तरह की वो जगह है, यानी उसकी हर छत जो है वो टपक रही है, इंक्लूडिंग SHO, और जहाँ पर रिकॉर्ड पड़ा है किराए की बिल्डिंग है ना, उसको किराए की बिल्डिंग के अलावा नहीं, वो कब्जे की बिल्डिंग है, किराया कोई नहीं देते उसका। और उसकी जो हालत ज़ार है वो आप देख लें, उसकी वो ऐसे लगेगा जैसे कोई कचरा कुंडी है जहाँ पर वो पुलिस स्टेशन है। और करना है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़, यानी जहाँ पर अहलकारों का अपना तहफ़्फ़ुज़, जो उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि हर बारिश में उनको लगता है कि हमारी छत ना गिर जाए, छत गिर गई, यकीन जानिए उस थाने की है। और ये समनाबाद के पुलिस स्टेशन की बात नहीं है, ये अगर आप लाहौर शहर में थाना सांदा को अगर आप देख लें जाके, कभी अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो जाने का, तो उसकी हालत ज़्यादा। थाना शेराकोट नाले के बिल्कुल ऊपर, और अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं उस थाने को इस्टेब्लिश किए हुआ 12-15 साल उसकी एज है उस थाने की। लेकिन वहाँ पर अगर आप देखें तो चूँकि वो जो आप जगह पर जिक्र कर रहे हैं, उनको जगह मिल गई, उन्होंने वो वहाँ पे बनाना शुरू कर दिया और वो फैलता चला गया। और वो जगह भी इसी तरह से किसी ना किसी की मलकियत है, वो एक वहाँ पे भी इशूज़ चल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आपने इनकी हालत ज़ार बेहतर करने की ठान ली है तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस का जो चीफ है लाहौर शहर का, सीएम साहब ने कहा है ना कि मैं उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है। क्या हम ये कहते हैं कि जितना भी पैसा इक्विपमेंट के लिए चाहिए हो, इनको बेहतर पुलिस स्टेशन के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बना के भी देनी पड़े तो इनको बना के दें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन सवाल हमारा ये है कि उसके बदले में हमें मिलता क्या है? आज हर पुलिस स्टेशन में जो पेंडेंसी है डकैती की FIRs की, वो आपको, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर तीसरा बंदा कह रहा है मेरे से मोटरसाइकिल छीन गई गन पॉइंट पे, मेरे से मोबाइल छीन गया, मेरे से ये वारदात होगी, कोई ख़वातीन के पर्स महफूज नहीं है, जाती ख़वातीन महफूज नहीं है। तो बल्कि ये जो बंद पार का एरिया है, इसको अगर मैं बिल्कुल ये कहने में हक बजाने भी कि बिल्कुल वो इलाका गैर है। सांदा, शफीकाबाद और थाना चिराकोट का ये एरिया बनता है, तीनों का जो 32 चौक से लेके बाबू साहब तक की बेल्ट है, ये इलाका गैर है। यहाँ पर दिन दहाड़े क्या, रात को क्या, किसी वक्त भी कोई महफूज नहीं है। लेकिन SHOs और फिर उसके बाद जो तफ्तीशी टीमें हैं, वो ऐसे लगता है कि वो है ही नहीं, आपको कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर ये डॉल्फिन, पीरू, मुहाफिज सब के सब मनशियात फरोशों के लिए काम कर रहे हैं और इससे आगे बढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोग लुटते चले जा रहे हैं, हम इमारतों की तरफ आ रहे हैं, आए जरूर आए, लेकिन लोगों को लुटते भी। लेकिन बहुत जरूरी यह है कि अवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। अवाम वाकई बहुत ज्यादा परेशान है और किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते जो मौजूदा हालात हैं।
ना किसी के घरों में बैठे हुए जेवरात वगैरह जो हैं वो चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, बाहर खड़ी गाड़ियाँ कहाँ चली जाती हैं नहीं पता चलता। सो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शहर से पार्टी रहनुमा को 1,05,000 कारकुन लाने का टास्क सौंप दिया गया है, यानी दोबारा से पार्टी रहनुमा को 1,05,000 कारकुन। राव साहब, आपकी तरफ ही मैं आना चाहूँगी, आपकी खबर है, ये पॉसिबल नजर आ रहा है आपको? देखिए, मुस्लिम लीग नून ने पहली मरतबा मैंने अपनी 17 साल सहाफ़ती दौर में अभी तकरीबन 6-7 माह से मैं मुस्लिम लीग नून की बीट कर रहा हूँ, और उससे पहले मैं कोई 2010 से 2013 तक मैंने मुस्लिम लीग नून की बीट की है। तो मुस्लिम लीग नून में जो एक सबसे बड़ा इशू था वो कैलकुलेशन का होता था, और ये कैलकुलेटेड कोई भी काम नहीं करते थे। यानी अगर जलसा नीला गुंबद में हुआ है तो कोई कैलकुलेशन नहीं, बस एक मैसेज सर्कुलेट किया और उसके बाद एक वेव चलाई और उसके बाद वो जलसा भरा है नहीं भरा, नीला गुंबद कोई मसला नहीं। लिबर्टी की कॉल दे दी, लिबर्टी में लोग रुके हैं नहीं रुके उससे नहीं है। एयरपोर्ट की कॉल दे दी इस्तकबाल की, मरियम नवाज साहबा की लोग रुके हैं नहीं रुके, वो उसको कैटर नहीं किया गया। इस मरतबा इन्होंने ये किया है कि लाहौर शहर की 274 यूनियन कौंसल्स हैं, और 274 यूनियन कौंसल में 1644 वार्ड्स हैं तमाम, और एक वार्ड में जो इन्होंने प्लान किया है 60 लोगों को लाने के लिए एक काउंसलर की ड्यूटी लगा दी है, और काउंसलर को जो मतलूबा ट्रांसपोर्ट है वो जल्द से यानी 20 को उसको फ्राहम कर दी जाएगी। और बड़ा कैलकुलेटेड और बड़ा इस मरतबा जो वो हर लिहाज से हर चीज़ को कैलकुलेट करके जो 60 लोगों को लाना है काउंसलर ने, उन 60 लोगों के जो लिस्ट है वो पार्टी सेक्रेटेरिएट को या अपने जो सबका एमपीए है या टिकट होल्डर है अगर, तो उसको वो लिस्ट जमा कराने का पाबंद है। ना सिर्फ वो बल्कि जो तमाम विंग्स हैं, जिनमें यूथ विंग, जिनमें लेबर विंग, जो कल्चर विंग मुस्लिम लीग नून का, और दीगर जो बल्कि टीचर विंग भी इसमें है, और तमाम ट्रेडर्स विंग को, ट्रेडर्स का कल इजलास भी था आपके जी बिल्कुल, तमाम विंग्स को ये हदायत जो है वो पार्टी सेक्रेटेरिएट की जानिब से जमा कराई गई हैं, और इसका सारा डेटा कैलकुलेट किया गया। लाहौर शहर से जो कैलकुलेटेड तादाद है वो 1,05,000 की है, लेकिन सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर ये कहते हैं कि जो लाहौर के लोग हैं वो 1,40,000 से ज़्यादा लोग इस जलसे में जाएंगे, और इससे बल्कि कहीं ज़्यादा जाएंगे। लेकिन जो टारगेट जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं वो 1 मिलियन लोगों के 10 लाख से ज़ायद के इंतज़ामात के हवाले से मुस्लिम लीग नून इसको प्रेपरेशन भी कर रही है, क्योंकि पूरे मुल्क से लोग जो हैं वो मीनार पाकिस्तान आ रहे हैं। तो तैयारियाँ इनकी बिल्कुल तैयारियों के हवाले से तो कोई हम नहीं देख रहे कि वो लूप होल्स या कोई इस तरह का, लेकिन एक मसला है मुस्लिम लीग नून का जो इनको दरपेश होगा, वो ये कि मुस्लिम लीग नून का लोग आ भी जाते हैं लेकिन लोग रुकते नहीं हैं, रुकते नहीं है एक जगह पे, पिंडाल में रुकते नहीं, खुद हैं ये पिंडाल में रुकते नहीं है। लेकिन इस मरतबा चूंकि जो प्लान किया गया कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं रखी जा रही, सिर्फ एक तकरीर। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने शुक्रिया अदा करना है, और मियां नवाज शरीफ ने आना है, और आते ही उनकी तकरीर जो है वो उन्हीं की एक ही तकरीर है, वो घंटे की हो, सवा घंटे की हो, वो सिर्फ एक तकरीर है, उसके अलावा और लंबा चौड़ा निज़ाम नहीं। उससे पहले प्लान ये कर रहे हैं कि कोई क्वाली नाइट या कोई जो 20 की रात को ये कोई एक म्यूज़िकल प्रोग्राम जो एक इन्होंने प्लान किया हुआ है, वो अब वक्त आने पर जाहिर है वो आर्टिस्टों के नाम वो प्लान किया जा रहा था, लेकिन अभी तक वो इंटेक्ट तो है। तो एक फेस्टिवल बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि ये मीनार पाकिस्तान में एक मेले का सा समा बनाने के हवाले से, और फिर इवेंट होगा मीनार पाकिस्तान में ये 20 को, और फिर फायरवर्क्स का बड़ा जब नवाज शरीफ साहब की आमद होगी, बताया ये जा रहा है कि वो लाहौर की तारीख में इतनी जो फायरवर्क्स है इतना, यानी 5 मिनट का होता है मैक्सिमम या 10 मिनट का होता है हमारे 14 अगस्त को या मुख्तलिफ या यौम पाकिस्तान के हवाले से, तो इसमें कोई 15 से 20 मिनट का प्लान किया गया कि फायरवर्क्स। ये सब तैयारियां जो राव साहब ने बताई हैं कैसे देखते हैं इनको? अब हम अगर ग्राउंड रियलिटी से इन सब चीज़ों को मैच करने की कोशिश करें
तो बीइंग आम शहरी कैसे आपको लग रहा है ये सब कुछ? यही इशू है कि अब जैसे तैयारियां राव साहब ने बताई हैं कि इतने हज़ार वार्ड्स हैं, इतने हज़ार वहाँ से काउंसलर आएंगे, इतने वहाँ से हर बंदा 60 बंदा लेके आएगा, इसके मुताबिक तो पूरा लाहौर जो है वो वहाँ पे होगा। लेकिन क्या इन लोगों की तैयारियां इस हद तक जो है वो कामयाब होंगी, ये एक सवालिया निशान है। और इसमें इंडिकेटर ये भी मिलता है, 8 अक्टूबर का जलसा देख लें, 8 अक्टूबर प्लान करके किया उन्होंने। वो देखे राव साहब, सिर्फ 2 हल्कों का जलसा था और वो प्लान करके किया था। इस तरह नहीं होता। इन्हीं सूरत हाल को देखते हुए मरियम नवाज की तरफ से ये फैसला किया जा रहा है कि वो रैली की क़यादत कसूर से करे, वो कसूर से लेकर निकले हो जाता। मेरे पास इरफान साहब वक्त कम है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हम देखते हैं कि सियासतदान अगर आपकी बहुत वीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन किसी जगह भी बड़ी कामयाबी होती है कि कहीं हमने सियासतदान सियासतदानों को सजा दी जाए, वाकई सजा दी जाए। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। जुमे का मुबारक दिन है और आज के दिन ये पैगाम आम करना बहुत ज़रूरी है कि हम मोहब्बत का प्रचार कैसे कर सकते हैं, अमन का प्रचार कैसे कर सकते हैं। मौजूदा हालात पर अगर एक नज़र डाली जाए तो हर कोई अफरा तफरी की ज़िंदगी में है। हर किसी को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, अपनी दौड़ में हर कोई लगा है। अगर हम देखें तो रिश्तेदार मोहब्बत और उस तरह का इत्तेफाक नहीं है। बहुत जगहों पर घरों में नाचाकियाँ, बहन भाइयों की लड़ाइयाँ किसी की जायदाद की वजह से हो रही है, किसी की हिस्सेदारी की वजह से हो रही है, किसी की औलाद की वजह से हो रही है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि हमें ज़िंदगी के असल मकसद से बहुत दूर करती चली जा रही हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि दीन इस्लाम जो कि सरासर मोहब्बत का पैगाम देता है, दीन इस्लाम जो कि सरासर भाईचारे का पैगाम देता है, और मोहब्बत और भाईचारा, अमन का प्रचार कैसे मुमकिन है। वो छोटे छोटे से कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो हमारी ज़िंदगी में सुकून लेकर आ सकते हैं। हमें खुद उसके लिए चलना है, हमें खुद उसके लिए आगे बढ़ना है। बहुत बड़ा काम ना कीजिए, कोशिश कीजिए अपने तौर पर कुछ छोटा सा अच्छा करें, आपके दिल को भी सुकून मिलेगा, आपके बहुत सारे काम अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। सो आज के प्रोग्राम में हम कुछ वाक़यात के ज़रिए भी आपको बताएंगे और कुछ चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से भी आपको बताएंगे, ताकि आपको भी पता चले कि अपनी ज़िंदगी को पुरसकून कैसे बनाया जा सकता है, मोहब्बत दूसरों से कैसे की जा सकती है, आपकी ज़िंदगी में सुकून कैसे आ सकता है। हर कोई कहता है मैं परेशान हूँ, तो सुकून कैसे आ सकता है। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद है हुमा तकवी साहिबा, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हर दूसरा बंदा परेशान है, दौड़ लगी हुई है, हर दूसरा बंदा कहता है कि मैं उससे सबकत ले जाऊं, मेरा ही नाम हो, और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं परेशानी में मुब्तला करती हैं, सुकून नहीं आता। सो मुझे बताइएगा, ये मोहब्बत, अमन, सुकून दूर होता चला जा रहा है, क्या वजूहात समझती हैं इसकी आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और आपके तमाम ऑडियंस को जुमा मुबारक, क्योंकि छोटी ईद की तरह है जुमा भी, और हज असगर भी कहा जाता है, गुरबा का हज। तो आपको तो इस हवाले से जो मैसेज आज आपने टॉपिक रखा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में जो सबसे चीज़ आप वैलिड बात कर रही हैं वो मोहब्बत और अमन है, जिसका फुकदान हमारे मुआशरे में नज़र आ रहा है। मतलब हमने अक्सर प्रोग्राम हम करते हैं अदम बर्दाश्त पे, तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने पॉजिटिविटी की तरफ प्रोग्राम लेकर जा रही हैं और आप अमन और मोहब्बत पे बात कर रही हैं। देखिए, बहैसियत मुसलमान, जब मैं अपने आप को मुसलमान कहती हूँ या हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो इसका सबसे पहला मैसेज ही सलामती होता है। बिल्कुल, मतलब इस्लाम के अगर हम लफ्ज़ी मायने पे ही गौर कर लें, इस्लाम के हम लफ्ज़ी मतालिब को अपने अंदर उतार लें, तो इस्लाम का मतलब है सलामती, और सलामती का मेन एलिमेंट, मेन जुज़ जो है वो मोहब्बत है। जब मोहब्बत होती है तो ऑटोमेटिक आप एक दूसरे के लिए सलामती का एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, अमन के लिए आप एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं। अब जो आप अपनी सोसाइटी या अपनी मुआशरे को छोड़कर हम दुनिया पे अगर नज़र डालें, तो दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, मुआशरे में जो हालात चल रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो अमन और मोहब्बत माइनस होती है, तो फिर अमन का जो अपोजिट है, मुतज़ाद है, वो जंग है। मोहब्बत को अगर आप ज़िंदगी से माइनस कर दें तो उसका मुतज़ाद नफ़रत है, कदूरत है, बगावत है, एक दूसरे के साथ जो है वो हर वक्त गुस्सा है। तो अब इसमें हम देखें कि कसूर कहाँ पे है।
मतलब किस चीज़ का कसूर है कि जो हम सब एक ही रॉ में सभी चले जा रहे हैं। हर एक को देखो जहाँ जिसको जो मौका मिलता है वो उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। असल में बड़ी बात यह है कि हमें दूसरा ही गलत नजर आ रहा होता है, अपनी गलती में कभी हम रोशनी डालने की कोशिश ही नहीं करते। ये देखें, ये वाली बात जो आप कर रही हैं, तो ये तो सबसे पहले हमने हमेशा से ये एक बात देखी कि जब आप हर चीज़ को देखेंगे, हर चीज़ को आप कदूरत की, गुस्से की ऐनक लगा के देखेंगे। एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनके पास एक शख्स आया, उसने यही वाला अपना मसला डिस्कस किया कि मैं जिससे मिलता हूँ वो गुस्से में होता है, मैं जिससे मिलता हूँ मुझसे नफरत करता है, मैं जिससे मिलता हूँ वो अजीब उसका बिहेवियर होता है। तो वो आलिम दीन ने उनको कहा कि जब तुम ऐनक लगा के जाते हो धूप वाली, तो तुम्हें बाहर का मंजर क्या कैसा लगता है? उसने कहा क्लाउडी क्लाउडी, बादल बादल होते हैं, मुझे धूप की वो रोशनी उस तरह नहीं तमाज़त चुभती। तो उन्होंने कहा बाहर तो मौसम वैसा ही होता है, लेकिन तुम्हारा एकदम से मूड क्यों चेंज हो जाता है, तुम्हें क्लाउडी क्यों लगता है? उसने कहा क्योंकि ऐनक लगाई होती है। तो उन्होंने कहा फिर यही मसला तुम्हारी ज़ात के साथ है, तुम्हें जो बाहर नज़र आ रहा है असल में वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तुम अपनी आंखों पे से कदूरत की, गुस्से की, नफरत की ऐनक उतारो तो तुम्हें हर एक के अंदर से मोहब्बत नजर आएगी। हम बाहर वालों पे काम करना चाह रहे हैं, हम खुद पे काम नहीं करना चाह रहे। अब अगर आप देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि जब आप किसी से कुछ बेहतर चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेहतर होना पड़ता है। बेशक बाहर वालों को बेहतर बनाना मुश्किल है, जाए कि खुद को बेहतर करना। लेकिन हमारा सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि हमें अपनी खूबियाँ नज़र आ रही होती हैं, खामियाँ नज़र नहीं आती। और मौला अली का एक फरमान है, मौला अली कहते हैं जब इंसान को अपनी खामियां नज़र आना शुरू हो जाए ना, तो अल्लाह दूसरों की आंखें उस पर से बंद कर देता है, फिर उसकी खूबियां लोगों को नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो सौदा बुरा नहीं है, हम अपने आप को खुद अपने ऐब तलाश करें ताकि अल्लाह ताला हमारी वो ऐब जो हम में है वो छुपा ले और हमारी खूबियों को जाहिर कर दे। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। अच्छा जी, मैं चाहूँगी, हम कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन मिसाल नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। हम वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें ही अगर सीख लें तो हम अपनी ज़िंदगी को मशले राह ना सिर्फ बल्कि हम पुरसकून बना सकते हैं। ज़िंदगी के किसी भी चैप्टर में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये मोहब्बत और अमन का पैगाम हमारे नबी ने किस तरह पहुंचाया, कुछ मिसाल, कुछ वाक़यात हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सरापा रहमत। बेशक उसमें अल्लाह इतना प्राउड फील कर रहा है अपने नबी पर कि सारी सिफतें एक तरफ रख के कह रहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ए हबीब नबी तो बाद में है, ए हबीब रसूल तो बाद में है, ए हबीब तो खातिमुल मुरसलीन बाद में, लेकिन तू पहले रहमत है। सुभान अल्लाह। तेरा किरदार सूरह आले इमरान की बहुत खूबसूरत आयत है 159, उसमें अल्लाह अप्रिशिएट कर रहा है रसूल को। जैसे मैं अगर उसको आसान को शाबाश दे रहा है अपने हबीब को, क्या मेरे हबीब ये तो अल्लाह की रहमत है तुझ पर, मगर अगर तेरा लहजा नर्म ना होता और तू अगर बदमिजाज होता तो ये लोग तेरे पास इस तरह ना आते। ये दीन को अपने आप अपने किरदार से तूने ऐसे फैला दिया है मेरे हबीब के, आपके लहजे ने, आपके किरदार ने, आपके मिजाज ने लोगों के दिलों को आपके करीब कर दिया। और आपने दीन सिखाया नहीं, आपने उतार दिया अंदर। तो ऐसे ही नहीं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी थे वो भी मोतरिफ थे, वो भी उनकी तारीफ करते थे। देखिए ये वाहिद हमारे नबी का तुर्रा इम्तियाज़ है कि हमारे नबी बेसत के 40 साल पहले, मतलब अभी बेसत नहीं हुई, माबूस नहीं हुए, मगर 40 साल पहले जैसे थे, उसके बाद जो बाकी के 23 बरस है लोगों को उनमें तजाद नज़र नहीं आया। लोगों ने ये नहीं देखा कि अब तो नबी बन गए हैं तो पहले तो ये ऐसा था तो अब ये ऐसा हो गया। तो नबी पाक का कमाल ये है, मतलब मुझे ये अकीदतन जुमला बहुत अच्छा लगता है कहना कि 40 साल शुरू के नबी ने कुरान बन के दिखाया और बाकी के 23 साल कुरान पढ़ कर सुनाया। और जब लोगों को कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आया तो लोगों को पता चला कि ये है किरदार जो कि अल्लाह बाद में बता रहा है, कुरान में बाद में लिखा जा रहा है, नबी ने पहले कर कर बता दिया। तो अब अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों को उसवा कामिल कहते हैं तो सच्ची बात है, बाहैसियत मुसलमान हमें खुद फैसला करना है कि वो उसवा हमारी ज़िंदगी में कहाँ है। बिल्कुल। देखिए, फ़ज़ाइल पढ़ने पे आऊँ ना तो मैं बहुत अच्छे फ़ज़ाइल पढ़ के सुना के जा सकती हूँ, मगर फ़जीलत नबी पाक की तो वो है ना जो हम में नज़र आए। फ़जीलत तो वो है कि मेरा किरदार लोगों को बताए कि ये मुस्लिम है। अब देखिए ना, रबीउल अव्वल का महीना है, बड़ी बड़ी लोग महफिल करा रहे हैं और नबी की आमद का महीना है, इसका जश्न मना रहे हैं, हर जगह मनाया जा रहा है, लेकिन हम कोशिश नहीं कर रहे कि हम उस नबी की जो राह जो उन्होंने बताई उस पर चलें, कुछ अच्छा भी करें,
ताकि हमारी ज़िंदगियां भी कामयाबी की तरफ जा सकें। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है हम मिलाद मना रहे हैं, हमने अपने बिसात के मुताबिक नबी पाक की खुशी मनाई, और ये मनाना बहैसियत उम्मती, बहैसियत एक अक़ीदतमंद, ये हम पे एक तरह से फ़र्ज़ है कि हम खुशी मनाएं। मगर मैं अपने अंदर जब मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिलाद वो नहीं है कि मैं खुश हूँ, मिलाद वो है कि वो खुश हूँ। मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरे करने से नबी पाक खुश हो जाएं, तो फिर वो एक्चुअल मिलाद होगा कि हाँ ये मेरा बंदा है, ये मेरा उम्मती है, इसने आज मुझे खुश कर दिया। लेकिन हम जब अपनी ज़िंदगियों में देखें तो नबी पाक सिर्फ दरूद की हद तक हमारी ज़बान पे है। सिर्फ हम नबी पाक को अपनी लाइफ में जब मुश्किल आती है तो उस मुश्किल में हम उन्हें बाहैसियत मुश्किल कुशा वसीला बनाकर हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। बट अगर अपनी ज़िंदगियों में देखें तो रसूल कहाँ हैं, उनकी सीरत का है, उसवा। देखिए मैं एक बात बताऊं, वो बियॉन्ड द लिमिट्स नहीं है। अगर वो बियॉन्ड द लिमिट्स होते, आउट ऑफ टच होते, कि हम उन तक रसाई नहीं हासिल कर सकते, तो अल्लाह क्यों कहता कि उनकी ज़िंदगी तुम्हारे लिए उसवा कामिल है। बेशक परवरदिगार ने अगर उनको मेरे लिए एग्जाम्पल बनाया तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए रीचेबल है। हम उनसे, देखिए मैं एक बात बताऊं, सबसे बड़ा मसला बहैसियत उम्मती मेरा क्या है, सबसे बड़ा मसला मेरा यह है कि अगर हम नबी पाक को देखें ना, तो उनकी ज़िंदगी को अगर मैं डिवाइड करूं तो दो पार्ट्स हैं उनके, एक उनकी फजीलत और एक उनकी सीरत। फजीलत उनका और अल्लाह का मामला है। मतलब अगर बादल उन पे साया फिगन है, या पत्थर उनके आगे से रास्ता छोड़ रहे हैं, या शजर उनको झुक के सलाम कर रहे हैं, या पत्थर उनके हाथ पे कलमा पढ़ रहे हैं, ये उनकी फजीलत बिटवीन अल्लाह एंड रसूल है। इसमें मैं और आप चाह के भी नहीं कूद सकते। मतलब अगर मैं चाहूँ कि ये सब मैं उनके कर लूँ तो नहीं। फिर मैंने कहा अल्लाह जब फजीलत में मेरा कोई पार्ट नहीं है तो मेरे लिए उसवा कैसे हैं? तो अल्लाह की आवाज़ है कि सीरत इसीलिए तो रखी है कि सीरत तेरे लिए है, फजीलत मेरा और अल्लाह उनकी मोहब्बत का मामला है। मैं जो मर्जी करूँ, मैं चाहे शब में उन्हें मेराज की आसमानों की सैर करवा दूँ, ये मेरा उनका मेरे अब्द का मामला है। मगर अगर तू उन तक पहुँचना चाहती है तो सीरत तेरे लिए है। सीरत फॉलोएबल है, सीरत अपनी लाइफ में उतारने का नाम है। अब जब मैं रसूल अल्लाह को देखूं तो मैं देख रही हूँ कि अगर वो काफिर से बात कर रहे हैं तो काफिर को काफिर समझ के नहीं बात कर रहे, काफिर को इंसान समझ के बात कर रहे हैं। पहला दर्ज जो हमें रसूल की ज़िंदगी से मिलता है कि मज़हब और दीन की तमाम बाउंड्रीज़ को तोड़कर सबसे पहले इंसान, जब आप इंसानियत के अंदर आ जाते हैं ना तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद उसके गिर्द तवाफ़ करने लगती हैं। और आपका जो दीन है वो तो है ही मोहब्बत का। आप देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है कि उन्होंने जुमला, ये मतलब एक हदीस मुबारक है, मैं कभी कभी उसको देखती हूँ कि कितनी प्रैक्टिकेबल है, मगर हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते। वो क्या है कि एक फार्मूला, आप और मैं अगर रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है ना, तो नबी पाक से कमिटमेंट कर लें कि या रसूल अल्लाह बाकी हदीसें नहीं चलें, इसको मैं फॉलो करूँगी। कुछ कोई तो वादा करें, कोई तो कमिटमेंट करें कि उनको भी यकीन आए कि मैं उनकी उम्मती हूँ। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। हुमा तकवी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और नबी पाक की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात आप बयान करी थी। हम क्या चाहते ये हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, हम अपने मामलात बहुत अच्छे तरीके से निपटा सकें। तो मुझे लगता है हम खुद ही कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा हमारी ज़िंदगी में हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? देखिए अभी हम यही बात कर रहे थे कि मैं कही थी कि अगर एक हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम अप्लाई कर लें अपनी ज़िंदगी में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह रही, और ना रसूल अल्लाह ने कभी हमसे एक्सपेक्ट किया है कि हम बहुत कमिटेड हो जाएं उनके साथ। वो थोड़े थोड़े हम होंगे, ज़्यादा वो खुद कर देंगे, रहमतुल आलमीन है, कुछ तो करम कर ही लेंगे ना हम पर। तो उसमें ये एक मुझे बड़ी मतलब अट्रैक्ट करती है ये हदीस कि अपने भाई के लिए तुम वही चीज़ पसंद करो जो अपने लिए करते हो। ये फार्मूला अगर मैं अपनी लाइफ में डाल लूँ, देखें इसमें सिर्फ ज़रूरी नहीं कि खाना पीना, पहनना ओढ़ना, चीज़ें गिफ्ट करना, इसको यहाँ से हटकर हटाएं आप इसको अपने रूहानी अंदर से देखें कि हम अपने लिए क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि लोग मेरी इज़्ज़त करें, मैं ये चाहती हूँ कि लोग जो है वो मुझसे बहुत अच्छी तरीके से बात करें, मैं चाहती हूँ कि लोग जो हैं वो मुझसे मोहब्बत करें, कदूरत ना रखें। अब ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए चाह रही हूँ। अगर मैं यही डिलीवर करना शुरू कर दूँ कि मैं इज़्ज़त करूँ, उसमें मैं ये ना देखूँ कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, इज़्ज़त फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये इतना खुदा का वादा है कि तुम डिलीवर करो, अल्लाह फ़ौरन तुम्हें रिवर्ट बैक करेगा। बिल्कुल। अब कुछ मामलात शुक्र है अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हुए हैं, वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, वरना बंदे के हाथ में दे देता तो आज हम सब
सब एक दूसरे को इज्जत देने के बजाय जलील और रुस्वा कर रहे होते हैं। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए तो उन्होंने एक फार्मूला हमें दे दिया, मतलब जब वो हिजरत करके आए अखुवत का एक पैटर्न उन्होंने बना दिया। अब मैं ना आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह ने कहा नहीं जी तुम आज से एक दूसरे के भाई हो। अब ना मेरी कोई रिश्तेदारी है ना हमारा एरिया एक है, मगर नबी पाक ने कहा नहीं जी अब तुम महाजिर हो तुम इंसार हो, लेकिन तुम दोनों भाई भाई बन गए। और जिसने कलमा पढ़ लिया मोमिन मोमिन का भाई, अल्लाह ने कुरान में सूरह हुजरात में उतार दिया कि अगर तुम उन्हें लड़ते हुए देखो तो उनकी सुलह करा दो, अगर तुम उनके अंदर एक दूसरे के अंदर नफरत देखो तो तुम उनमें मोहब्बत डालो, उनके मामलात को आसान करो, उनके दोनों के अंदर एक सालिसी का किरदार अदा करो। रिश्तेदारों में लड़ाई हो रही होती है, तीसरा वो सॉर्ट आउट कराने के बजाय और इंतशार फैला रहा होता है। उनका बात करने का स्टाइल ऐसा होता है कि जैसे मैं दोस्ती कराने आई हूँ, लेकिन वो तो बाजी अगर तुम ये ना कहती तो बहुत अच्छा होता। मतलब हमारे अंदर का वो जो एक इंतशार पसंद इंसान है ना वो मरता ही नहीं है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं मोहब्बत की, तो नबी पाक ने हुक्म दिया कि वो मोमिन ही नहीं है, मतलब मोमिन की कैटेगरी से आउट कर दिया कि जो खुद खाना खाकर सो जाए और उसका हमसाया जो है वो भूखा सो जाए। अब हमसाया तो दूर की बात, ऊपर कोई और नीचे एक फैमिली के अंदर लोग एक दूसरे की शक्लें नहीं देख रहे, ऐसे तो माइनस कर दिया हमने अहादीस को, माइनस कर दिया हमने रसूल अल्लाह को। उस्वा हसना सिर्फ किताबों की हद तक, मिलाद में आपको बिठा दिया जाए और आप सर धुंधुन करके सुबहान अल्लाह, नहीं चाहिए रसूल अल्लाह को वो सुबहान अल्लाह, रसूल अल्लाह को वो दरूद नहीं चाहिए कि जिसके अंदर दिलों में कदूरत हो। नबी पाक चाहते हैं कि अगर उन पर सलामती भेजी जाए तो दूसरों के लिए सलामती बनो। बिल्कुल। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, रबीउल अव्वल का महीना है, मैं तो कहूँगी कि हम सब मिलकर रसूल अल्लाह से तवस्सुल करें, रसूल अल्लाह से कहें या रसूल अल्लाह ज़्यादा नहीं तो अपनी ज़ात के कुछ ज़र्रे हमारी ज़ात में उंडेल दीजिए, अपनी सदाकत, अपनी रहमत, अपना नरम लहजा, अपना मुआफ़ करने का हुनर, अपना दरगुजर करने का हुनर, अपना जो है वो बांटने का हुनर, उनमें से कोई एक चीज़ हम में डाल दें। हम अपनी ज़िंदगियों को देखें तो हमें कहीं रसूल नज़र नहीं आ रहे, और फिर गिला आप अल्लाह से नहीं कर सकते, उसने तो रहमत बना के भेज दिया था। तो जब रहमत आपके दरमियान आप मुस्तफ़ीज़ नहीं हो रहे तो गुनाहगार तो आप हैं। बिल्कुल आपने सही। तो मोहब्बत अमन तब आएगा जब हम प्रैक्टिकल होंगे। जब हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे, दीन से दूर हैं, इस्लाम से दूर हैं, हमारा मतलब हर जगह पे एक इंतशार का चूरन बिक रहा है, तो हमें भी यही अच्छा लगता है। मैं अपना चैनल भी बनाऊंगी तो उस पर पॉजिटिविटी वाली बातें नहीं करूंगी, मैं देखूंगी नेगेटिविटी कहाँ है। तो हमें रसूल अल्लाह से खैरात लेनी है, और इस रबीउल अव्वल के बाबरकत महीना आखिरी अयाम चल रहे हैं, तो क्यों नहीं बैठ जाते हम बारगाहे इज़्ज़ी में हाथों को फैलाकर कि तेरे हबीब की आमद का महीना है, तूने पूरी कायनात को सजा दिया, मौला हमारे किरदार को भी सजा दे, हम क्यों नहीं उसकी बारगाह में मुल्तमिस हो रहे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने बात कही है। सो इसी नोट पे एक छोटा सा पैगाम चाहिए उन लोगों की ज़िंदगी के लिए जो चाहते हैं कि ज़िंदगी में सुकून आ जाए, क्या करें? देखें, बहुत आसान ये है कि आसानियाँ बांटिए, अल्लाह आसानियाँ देगा। दूसरों पर रहम कीजिए, अल्लाह आप पे रहम करेगा। दूसरों के ऐब छुपाइए, वो आपके ऐब छुपाएगा। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा पैगाम है, आपकी पूरी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी अगर आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अगर आप दूसरों की बातों पे पर्दा डालेंगे। यकीन माने अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को इस कदर आसान बना देगा कि वो तमाम उलझने जिसमें आप उलझे हुए हैं उनसे बाहर निकल आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हुमा तकवी साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नवीद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल की माह मुबारक ही ऐसा है कि हर जगह मिलाद की महाफिल हो रही हैं, तो हमने कहा कि जुमे के मुबारक दिन हम भी क्यों ना थोड़ी सी कोशिश करें कि हम भी यहाँ पर एक छोटा सा समा बांध सकें। और नवीद अकरम साहब ने तो वाकई माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ में समाई बांध दिया। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक अलहदा सा सहर तारी हो जाता है जब आप ऐसा कुछ पढ़ते हैं, क्या फील करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, नामे नामी इतना मुबारक है, बिल्कुल, तो उसके बाद बरकतों का हसूल तो होना ही चाहिए। कब से आप इससे मुंसलिक हैं, नात पढ़ रहे हैं, शौक़ कब पैदा हुआ? ये शौक़ बचपन से था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से था और मरते दम तक रहेगा इंशाल्लाह। सही। क्योंकि ये एक चिंगारी होती है, मैं अक्सर कहता हूँ, ये दिल के किसी कोने में होती है, बस इसको भड़कने की ज़रूरत होती है। वो जब भड़कती है तो फिर बाहर आ जाता है सब कुछ। सही। तो साथ साथ हर रोज़ कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आवाज़ में बेहतरी भी आए, कुछ मुनफरिद अंदाज में भी, बयान के अंदाज हमेशा एक ही अपना रखा?
नहीं, एक नहीं कभी भी रखा, मैं चेंज करता रहता हूँ। बेसिकली मैंने इसको सीखा भी, सीखने के बाद फिर इंसान को जो है वो शऊर इतना आ जाता है कि इसको चेंज कैसे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चेंज भी करता रहता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो मेरी ऐसे होती है कि बेसिकली आई एम बिजनेसमैन, तो गाड़ी में आते जाते कहीं जो है ना वो प्रैक्टिस हो जाती है, अदरवाइज़ और प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक करम कर ही देता है, उनको पता है कि मैंने किन का नामे नामी लेना है। बेशक बेशक। सो बरकतें आप समेटते ही रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े नात ख़्वान हमारे सामने हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़, बड़े नाम उन्होंने बनाए। आपका पसंदीदा नात ख़्वान कौन सा है जिसको आप बचपन से देखते हो और कहते हो कि मैंने इस तरह का बनना है? बिल्कुल, इसमें एक तो बहुत मैं उनको उस्ताद सना ख़्वान कहता हूँ, और सब कहते हैं, मैं क्या कहूँगा, वो ज़हूरी साहब हैं। अच्छा। ज़हूरी साहब, क्योंकि उन्होंने नात को जिस तरह पढ़ा, और वो नात गो शायर थे, लिखते भी थे, तो उन्होंने जिस तरह पढ़ा वो कमाल ही है पढ़ा। और वो एक बात कहते होते थे कि जो जिसमें लगन नहीं है ना वो नात ख़्वान नहीं है, और जो बात दिल से निकलती है वही असर रखती है। तो मैं ज़हूरी साहब के बाद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब, उनका बहुत बड़ा फ़ैन हुआ है। अच्छा, आप अक्सर हम देखते हैं कि नात ख़्वान जब नात पढ़ा होते तो पता चल जाता है कि ये दिल से अल्फाज निकल रहे हैं, और फिर अल्फाज की अदायगी इतनी खूबसूरत होती है। इन चीज़ों पे काम करके ही आप आवाज़ बेहतर होनी चाहिए, अल्फाज की अदायगी का तरीका बेहतर होना चाहिए। सो इन तमाम चीज़ों पे गौर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप कहीं जाकर नात पढ़ते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, पहले प्रैक्टिस करता हूँ, बल्कि प्रैक्टिस से भी पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे सामने जो भी नात आती है मैं उसको पहले खुद समझता हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद समझेंगे नहीं, आप आगे को अगले बंदे को क्या एक्सप्रेस कर सकेंगे कि आप उसको क्या सुना रहे हैं। और फिर जब आप समझ लेते हैं फिर आपको भी उसका मज़ा आता है, क्योंकि जब आपको मतलब समझ आ जाता है किसी चीज़ का, तो उसको आप बड़े अच्छे तरीके से अदा करते हैं। ऐसे लगता है कि आप दिल से पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत आपके वक्त का शुक्रिया, हमारे पास वक्त कम है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इन्हीं बहुत खूबसूरत कलमात के सदके आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे।